हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट थर्ड ऑफ सीओपीडी। तो पार्ट थर्ड ऑफ सीओपीडी में स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं मेडिकल मैनेजमेंट से। तो दो है यहाँ पर, एक है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की दवाइयों से किस तरह से सीओपीडी को हम ट्रीट कर सकते हैं, एक है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बिना दवाइयों के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो सीओपीडी है वो इरिवर्सिबल कंडीशन है, मतलब जितने स्टेज में लंग डैमेज हो चुका है उसके आगे उसको होने से रोकना है हमें। ठीक है ना, मतलब जितना डैमेज हो चुका है वो तो हो ही चुका है, उसको हम दोबारा वापस उसी स्थिति में नहीं लेके आ सकते। और यहाँ पर हमको मेडिसिन किस तरह से देनी है कि पेशेंट के सिम्टम्स को कम करना है। ठीक है ना, उसके ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है, वहां इरिटेशन हो रही है, ब्रोंक्यूल का साइज पतला हो रहा है, तो हमें ऐसी दवाइयां देनी जो ब्रोंक्यूल्स के साइज को वाइड कर दे, उसको डायलेट कर दे। फिर बहुत सारा म्यूकस बन रहा है तो उस म्यूकस बनने को रोकना है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ओके, तो इस तरह से हमको दवाइयां देनी है कि हम उसके सिम्टम्स को कम से कम कर सके और जिस भी कारण ये हो रहा है सीओपीडी उस कारण को भी कम कर सके। तो यहां पर पहले हम पढ़ लेते हैं कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम कौन कौन सी दवाइयां देते हैं। ठीक है, तो पहला यहां पर है ब्रोंकोडायलेटर्स, मतलब जो ब्रोंक्यूल्स है क्योंकि वहां पर इन्फ्लामेशन हो चुका है, वहां पर एडिमा हो चुका है, वहां पर इरिटेशन हो रही है, तो ब्रोंक्यूल्स बिल्कुल नैरो और पतली हो चुकी है। ठीक है, इस वजह से वहां पर ढंग से एयर अंदर आ नहीं पा रही क्योंकि रास्ता पतला है, तो हमको उस ब्रोंक्यूल्स को यहाँ पर डायलेट करना है, उसको यहाँ पर चौड़ा करना है। ठीक है, तो हम ब्रोंक्यूल्स को डायलेट, उसको वाइड करने के लिए दवाइयां देते हैं। यहाँ पर दो तरह के ब्रोंकोडायलेटर्स आते हैं। पहला है शॉर्ट एक्टिंग, ये दवाइयां तुरंत ही अपना असर दिखाती है विद इन अ सेकेंड में, बट ये कुछ लंबे टाइम तक नहीं रुक पाती है, मतलब 4 से लेकर 6 घंटे तक पेशेंट को रिलीफ देंगे। ठीक है, असर तो फटाफट करती है। ठीक है, पेशेंट जैसे इसको इनहेल करेगा, ठीक है, इनहेलर के थ्रू, तो तुरंत ही अपना असर दिखा देंगी, बट कम टाइम के लिए यहाँ पर ये दवाइयां रहती है, मतलब 4 से 6 घंटे तक ही असर दिखाएगी। इसके एग्जाम्पल है सालब्यूटामोल एंड टरब्यूटालाइन। ओके, फिर दूसरा ब्रोंकोडायलेटर में लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स भी आते हैं। ये दवाइयां क्या करती है, धीरे धीरे अपना असर दिखाती है बट लंबे टाइम तक दिखाते रहेंगी, मतलब लंबे टाइम तक पेशेंट को ये रिलीफ देंगे, कम से कम 12 से लेकर 24 घंटे तक पेशेंट को रिलीफ देंगी, बट जो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल स्लो चलेगा। ठीक है ना, तो यहां पर लॉन्ग एक्टिंग एग्जाम्पल है सालमेट्रोल एंड फॉर्मिट्रोल। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन यहां पर जो आती है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। वैसे जो स्टेरॉइड्स दवाइयां होती है वो ज्यादातर हम अस्थमा के पेशेंट को देते हैं, बट यहाँ पर बहुत ही कम टाइम के लिए पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वाली मेडिसिन दी जाती है। ओके, ये क्या करता है, जो भी इन्फ्लामेशन हो रहा है और जो भी इरिटेशन हो रहा है ब्रोंक्यूल्स के अंदर उसको कम करने की कोशिश करती है। स्टेरॉइड्स क्या करती है, इन्फ्लामेशन को कम से कम करने की कोशिश करती है, जैसे कि यहाँ पर है हाइड्रोकोर्टिजोन एंड प्रिडनासोन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है एंटीबायोटिक थेरेपी, क्योंकि लंग्स इतने वीक हो चुके, इतने कमजोर हो चुके हैं कि वहां पर एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर जमना शुरू हो जाते हैं, वहां पर पनपना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी यहां पर देंगे। उसमें जो मेडिसिन है वो है एम्पिसिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। फिर नेक्स्ट यहां पर है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं या फिर जो लोग पॉल्यूशन के कांटेक्ट में भी नहीं आते हैं, बट उनके अंदर ये वाला प्रोटीन जो है, ये वाला एंजाइम जो है वो बहुत ही कम होता है, उसकी डेफिशिएंसी होती है, तो ऐसे पेशेंट में हम इसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, मतलब इसकी डेफिशिएंसी को हमें पूरा करना है या फिर किसी दवाई से या फिर किसी थेरेपी से। ठीक है, तो यहां पर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को हम सिंथेटिक फॉर्म में पेशेंट के अंदर डालते हैं ताकि उसकी डेफिशिएंसी को रोक सके और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अपना प्रोटीन मिल सके। ठीक है, ये वाला प्रोटीन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बहुत सारी चीजों से, इन्फ्लामेशन से, इरिटेशन से बचाता है। ओके, तो यहाँ पर सिंथेटिक फॉर्म में ये वाला जो हम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है उसको दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लीवर इसको ढंग से बना नहीं पा रहा है, वो एक हेरिडिटरी कंडीशन है। नेक्स्ट है यहाँ पर म्यूकोलाइटिक एजेंट्स।
ऐसी दवायां जो म्यूकस को कम से कम बनने देगी, या फिर अगर बहुत गाढ़ा बलगम बन चुका है, बहुत थिक वहां पर फैलम बन रहा है, तो उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, ताकि वो आराम से पेशेंट के ईसोफेगस से बाहर निकल सके। अगर गाढ़ा फैलम होगा, ठीक है, गाढ़ा फैलम होगा तो बहुत टफ होगा उसको बाहर निकालना। बट अगर उसी फैलम को हम म्यूकोलाइटिक एजेंट से या फिर एंटीट्यूसिव ड्रग से तोड़ देंगे तो वो पतला हो जाएगा, वो इजीली क्या होगा, बाहर निकल पाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर एग्जांपल है गुफेनिज्म एंड एन एसिटाइल सिस्टाइन। ओके, फिर नेक्स्ट है यहां पर वैक्सीनेशन फ्लू एंड निमोनिया। क्योंकि यहां पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इतना वीक हो चुका है, अगर पेशेंट अल्कोहल भी पी रहा है तो उसकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाएगी। ठीक है, और लंग्स यहां पर इतने वीक हो चुके हैं कि वहां पर कोई भी कोल्ड, फ्लू या फिर निमोनिया पेशेंट को बहुत इजीली हो सकता है। तो पेशेंट को इस कंडीशन में हम पहली वैक्सीनेशन लगाएंगे। ओके, तो वैक्सीनेशन करना जरूरी है ताकि कोई अदर इन्फेक्शन पेशेंट को यहां पर ना हो सके। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स। अगर पेशेंट को सांस लेते हुए या खांसते हुए, जब खांसी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कफ होता है, तो पेशेंट के चेस्ट में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम एनाल्जेसिक्स भी यहां पर दे सकते हैं। फिर है मिथाइल ज़ैंथीन्स। ठीक है, ये मिथाइल ज़ैंथीन्स क्या करेंगी, वही इरिटेशन को कम करती है और यहां पर डिस्निया की कंडीशन को कम से कम कर देती है। ओके, क्योंकि यहां पर ये ब्रोंको डायलेशन का काम भी करता है, मतलब ब्रोंक्यूल्स को थोड़ा खोल देगा। ओके, इसका एग्जांपल है एमिनोफाइलिन। फिर यहां पर नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन इनहेलर्स। ऐसे इनहेलर्स, ठीक है, ऐसे इनहेलर्स जिनको पेशेंट माउथ से लेता है। ठीक है, तो ऐसे इनहेलर्स जिनके अंदर दो तरह की ड्रग्स होती है, कॉम्बिनेशन थेरेपी है, तो इसमें फॉर्मोटेरोल एंड ब्यूडेनोसाइड। ओके, तो बहुत तरह के इनहेलर्स मार्केट में आते हैं जिसको पेशेंट सही तरीके से यूज करके, प्रॉपर तरीके से यूज करके आराम पा सकता है अपनी डिस्निया के कंडीशन में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के कंडीशन में। अब ऐसी मेडिसिन, यहां पर अब मेडिसिन तो हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब बिना दवाइयों के हम पेशेंट को किस तरह से यहां पर उसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला यहां पर है स्टॉप स्मोकिंग। पेशेंट को गाइड करेंगे कि अगर अच्छा होगा कि वो स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर दे। ठीक है, अगर पेशेंट बहुत सालों से स्मोकिंग कर रहा है, बहुत लंबे टाइम से हैवी स्मोकिंग कर रहा है, तो उसके लिए बहुत टफ होगा स्मोकिंग छोड़ना, क्योंकि स्मोकिंग के अंदर एक तरह का निकोटीन होता है, एक निकोटीन पदार्थ होता है जो पेशेंट को अपने आप पे डिपेंड कर देता है। ठीक है, जैसे ड्रग्स होता है ना, तो ड्रग्स को पेशेंट इजीली छोड़ नहीं पाता है, तो वैसे अगर पेशेंट पूरी तरह से स्मोकिंग बंद नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर हम निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट कर देंगे। ऐसे च्युइंगम्स आते हैं, ऐसे टैबलेट्स आते हैं जिनको पेशेंट चबा सकता है, तो उसको जो सिगरेट पीने की जो अंदर से पनप रहा है सिगरेट पीने के लिए, वो थोड़ा कम हो जाएगा। और उस टैबलेट में हल्के अमाउंट में हम निकोटीन ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर पेशेंट को अचानक से हम स्टॉप कर देंगे स्मोकिंग तो उसके अंदर बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स नजर आएंगे। ठीक है, पेशेंट चिड़चिड़ा फील करेगा, पेशेंट रेस्टलेस फील करेगा, उसको एंग्जाइटी होगी। ठीक है, मेंटल अलर्टनेस खो देगा, तो उसको निकोटीन, मतलब उसका सिगरेट स्मोकिंग हम धीरे 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 बंद कराएंगे। ठीक है, निकोटीन के अमाउंट को अचानक से बंद नहीं कराएंगे अगर पेशेंट लंबे टाइम से ले रहा है तो। फिर है नेबुलाइजेशन और स्टीम इनहेलेशन। नेबुलाइजेशन आपने हॉस्पिटल में देखा होगा। ठीक है, उसमें हम कुछ तरह के क्या डालते हैं, मेडिसिन डाल सकते हैं, जो नेबुलाइजर मास्क लगता है, ताकि जो ब्रोंकाई है, हमारे ब्रोंक्यूल्स है, वो थोड़ा बहुत डायलेट हो सके। ठीक है, उस भाप के कारण। यहाँ पर घर में अगर पेशेंट है तो उसको स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं, उससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन थेरेपी। आपको पता है कि जो ये एम्फाइसीमा है, इसमें ढंग से एल्वुलाई गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस की बहुत दिक्कत होती है। तो पेशेंट को अगर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है तो उसको घर में हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, हमको 91 से लेकर 95% जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसको मेंटेन करना है। कभी भी जो ऑक्सीजन है पेशेंट को वो 100% नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, उसमें डिप्रेशन हो जाएगा और वहाँ की जो सेल्स है
वो मर जाएंगी, वो नेक्रोटिक हो जाएंगी, ठीक है। तो हमको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं करना है, 100% ऑक्सीजन कभी भी नहीं देना है पेशेंट को, हमको सिर्फ ऑक्सीजन को मेंटेन करना है 91 से लेकर 95%। तो पेशेंट को नेजल कैनुला, ऑक्सीजन मास्क या नेजल कैथेटर के थ्रू यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सीओपीडी में पेशेंट को सांस की दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत होती है बॉडी में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, ये एक तरह का कंप्लीट थेरेपी है, ठीक है। इसमें बहुत सारी थेरेपीज इकट्ठे आती है। यहाँ पर पेशेंट को हमें एजुकेट भी करना है, यहाँ पर पेशेंट को न्यूट्रिशनल गाइडेंस भी करना है कि लंग्स को हेल्दी रखने के लिए आप कौन कौन से फ्रूट्स, कौन कौन से वेजिटेबल्स खा सकते हो, विटामिन और मिनरल्स को बॉडी में कैसा पूरा कर सकते हो। पेशेंट को यहाँ पर हम एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे कि जो आपकी लंग्स वीक पड़ चुका है, डायफ्राम वीक पड़ चुका है, वहाँ की मसल्स, उसके लिए कौन कौन से ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, ठीक है। मेडिटेशन कैसे करना है, एंग्जाइटी को कैसे रोकना है। तो ये एक पूरा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें डॉक्टर, फिजिशियन, नर्सेस और भी अन्य स्टाफ मिलकर पेशेंट को कंप्लीट गाइडेंस करते हैं, ताकि हम उसकी जो लंग्स की कंडीशन है उसको बेटर बना सके। फिर है यहाँ पर पेशेंट एजुकेशन लाइक पर्स्ड लिप ब्रीथिंग एंड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। अगर पेशेंट को सांस में बहुत दिक्कत हो रही है तो आप पेशेंट को एजुकेट कर सकते हो कि अगर उसको कभी सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर सांस को बाहर छोड़ने में दिक्कत हो रही है तो वो लिप्स को बंद करके आराम से लंबी सांस खींच सकता है, ठीक है। अगर नाक से सांस नहीं ले पा रहा है तो वो लिप्स को, पर्स्ड लिप ब्रीथिंग मतलब लिप्स को बंद करके आराम आराम से अंदर हल्की हल्की सांस खींच सकता है। फिर यहाँ पर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, अगर पेशेंट भरपूर एकदम से पूरा खाना खा देगा तो वो ढंग से मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की पहली ही कमी है। तो सेल उस खाने को कैसे तोड़ेंगे, कैसे ब्रेक डाउन करेंगे बिना ऑक्सीजन के। तो पेशेंट को कहना है बहुत ही कम अच्छा न्यूट्रिशनल मील फ्रीक्वेंटली लेना है, बार बार लेना है, ठीक है। एकदम से बहुत सारा खाना नहीं खाना है, क्योंकि उससे फिर डिस्ने की कंडीशन और अधिक बढ़ जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और अधिक होना शुरू हो जाएगा। तो न्यूट्रिशनल मील जो होनी चाहिए वो हेल्दी होनी चाहिए, कम अमाउंट में होनी चाहिए, भले ही उसको आप बार बार लो। ओके, फिर यहाँ पर इंक्रीज फ्लूइड इनटेक 3 लीटर पर डे। पेशेंट को गाइड करे कि मैक्सिमम वाटर जो है वो पी सके। अगर पेशेंट को किडनी और हार्ट की दिक्कत नहीं है तभी ऐसा गाइड करना है, ठीक है, कि 3 लीटर वाटर पर डे ले, ताकि जो स्पुटम है वो आराम से बाहर निकल सके। जो बलगम फैलम बन रहा है वो वाटर के कारण आराम से उसको निकलने में ईजी हो। ओके, तो ये था यहाँ पर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है सीओपीडी में। तो सीओपीडी में हम पेशेंट के अंदर कौन कौन सी यहाँ पर सर्जरीज करते हैं। पहला है यहाँ पर बुल्लेक्टोमी। बुल्लेक्टोमी मतलब होता है जो ईयर ट्रैपिंग स्पेस बने हुए, जो बुल्लाए बने हुए हैं उनको लंग से हटा देना। अब बुल्लाए कैसे बनते हैं, जब एल्वुलाई अपनी इलास्टिसिटी खो देता है तो एक से अधिक एल्वुलाई इकट्ठा मिल जाते हैं, ठीक है, और इन एल्वुलाई के मिलने से यहाँ एयर की ट्रैपिंग हो जाती है, गैसेस वगैरह इसके अंदर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो जब एल्वुलाई आपस से मिलते हैं तो वो एक लार्ज एयर स्पेस बना लेते हैं, जिसको हम बुल्लाई बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे बुल्लाई क्या करते हैं, लंग्स में जगह घेरना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो हेल्दी एल्वुलाई होते हैं वो ढंग से गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं, और ये जो बुल्लाई है, ये जो ब्लिस्टर है, ये उन हेल्दी एल्वुलाई की जगह ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो ढंग से काम नहीं कर पाते। तो इस सर्जरी में हम इन बुल्लायों को यहाँ से हटा देंगे, ताकि जो हेल्दी एल्वुलाई है वो अपना फंक्शन ढंग से कर सके। नेक्स्ट है यहाँ पर लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, इसको LVRS कहते हैं। इस सर्जरी में जब एम्फाइसीमा बहुत ही खतरनाक कंडीशन में फैल जाती है, सपोज किसी एक लोब में यहाँ पर एम्फाइसीमा हो गया है और उस लोब में सारे ही एल्वुलाई वहाँ पर डेड हो चुकी है, ठीक है, वहाँ बिल्कुल वो लोब काम नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर सर्जरी में क्या करते हैं कि यहाँ पर एक लोब को यहाँ से हटा देंगे। ऊपर का हमने एक लोब क्या कर दिया, कट कर दिया है, तो इसी को बोलते हैं लंग रिडक्शन सर्जरी, ताकि जो नीचे का लोब है वो ढंग से फंक्शन कर सके। और क्योंकि एम्फाइसीमा की कंडीशन में क्या होता है कि एयर ट्रैपिंग के कारण जो एल्वुलाई है उसके अंदर एयर ट्रैपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इस सर्जरी में अगर हम लंग्स के ऊपर वाले लोब को हटा देंगे जो खराब हो चुका है, तो लंग्स अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ सकता है, ठीक है, अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ जाता है। तो यहाँ पर हमने एक लोब को कट कर दिया है। अगर दोनों तरफ के जो लंग्स है उन दोनों के लोब्स खराब है तो हम दोनों ही लोब्स को यहाँ पर कट कर देंगे। ओके,
तो इसी को बोलते हैं LVRS सर्जरी। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोंकियल रियोप्लास्टी। ये एक न्यू तरह की सर्जरी है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। कहाँ पर देते हैं? जो म्यूकोस सेल है और जो गोबलेट सेल है, क्योंकि म्यूकोस सेल बहुत अधिक बढ़ रही है, वहाँ पर हाइपरप्लेसिया हो रहा है, ठीक है। अगर अधिक अमाउंट में म्यूकोस सेल, गोबलेट सेल बढ़ जाएंगी और अगर उनका साइज भी इंक्रीज हो गया, वहाँ पर अगर हाइपरट्रॉफी भी होगी तो वो बहुत सारा सिक्रीशन निकालेंगी जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक देके, इलेक्ट्रिक करंट देके जो वो म्यूकोजल सेल अधिक मात्रा में बन रही है उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनको नष्ट कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? म्यूकस कम बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर लंग ट्रांसप्लांट। जब कोई भी सर्जरी, कोई भी मेडिसिन ढंग से काम ना करे तो एट द लास्ट ऑप्शन क्या है? लंग ट्रांसप्लांट। और जब लंग्स बिल्कुल बेकार हो चुकी है, बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में जा चुकी है, उसके बाद लंग ट्रांसप्लांट होता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी है। एक लंग ट्रांसप्लांट हो सकता है या फिर अगर दोनों ही लंग्स खत्म है, दोनों ही लंग्स काम नहीं कर रहे, तो दोनों ही लंग्स ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। इसके लिए हमें एक डोनर लंग चाहिए जिसको मिलने में टाइम लगता है। फिर दूसरी बॉडी आके हमारी बॉडी में लग रही है तो क्या पता उसको हमारी इम्यूनिटी रिजेक्ट कर दे या फिर पेशेंट को लाइफ लॉन्ग जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स है वो लेनी पड़ सकती है। और इस सर्जरी को होने में टाइम लगता है क्योंकि किसी और का यहाँ पर लंग्स किसी की बॉडी में लगाना है, तो डोनर को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ COPD। सो एज ए नर्स किस तरह से COPD पेशेंट का यहाँ पर मैनेजमेंट आप कर सकते हो। पहला है एसेस द एयरवे। पेशेंट का एयरवे एसेस करना, चेक करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आता है वाइटल साइन भी, ठीक है। वाइटल साइन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? रेस्पिरेटरी रेट। पेशेंट किस तरह से सांस ले रहा है, ठीक है। शैलो ब्रीथिंग कर रहा है या बार बार ब्रीथिंग कर रहा है या उसको डिफिकल्टी हो रही ब्रीथिंग करने में, ठीक है। किस तरह से वो रेस्पिरेटरी रेट ले रहा है। फिर हम पेशेंट का स्पुटम चेक करेंगे, उसका जो बलगम वो किस तरह से आ रहा है, वो येलो है, वाइट है या फिर ग्रीन है। नेक्स्ट है यहाँ पर सक्शनिंग टू रिमूव सिक्रेशन। अगर बहुत अधिक सिक्रेशन पेशेंट का बन रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो उसका यहाँ पर हम बलगम को सिक्रेशन सक्शनिंग भी कर सकते हैं, उसके फैलम को सक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनकरेज ओरल फ्लूइड। ओरल फ्लूइड लेना बहुत जरूरी है। पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप बहुत सारा पानी पियो, 3 लीटर कम से कम एक दिन में पानी पीना है ताकि जो फैलम है, जो बलगम है, वो पतला हो जाए और पतला होने के कारण वो जल्दी से बाहर निकल जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर गिव कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। पेशेंट को कफिंग के लिए इंकरेज करेंगे कि जो फैलम है अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो किस तरह से कफ करना है, या उसको ब्रीथिंग की कुछ एक्सरसाइज बताएंगे ताकि उसका जो डायफ्राम है और लंग्स की मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ बनी रहे, वो हेल्दी रहे, ठीक है। और उसको हम पर्स्ड लिप ब्रीथिंग के बारे में बताएंगे कि मुंह से किस तरह से सांस लेनी है। अगर नाक से सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो मुंह से जो लिप्स को बंद करके कैसे ब्रीथिंग करनी है धीरे धीरे। नेक्स्ट यहाँ पर गिव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। खाने को एकदम से बहुत सारा नहीं खाना है क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी है, तो उसको पचाने में, उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लग जाएगा और पेशेंट को सांस की दिक्कत हो सकती है। तो उसको बोलना है धीरे धीरे, आराम आराम से, कम कम खाना खाना है। भले लगातार खाओ, फ्रिक्वेंटली खाओ, बट कम कम खाना है और वो खाना बिल्कुल न्यूट्रिशियस और हेल्दी होना चाहिए ताकि पेशेंट को मिनरल्स और विटामिन मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पर गिव हाई फॉवलर पोजीशन। पेशेंट को सांस की दिक्कत हो रही है तो उसका बेड हमको एडजस्ट करना है 30 डिग्री पे, सेमी फॉवलर पोजीशन पे या फिर 90 डिग्री पे। नेक्स्ट यहाँ पर एसेस लंग साउंड। स्टेथोस्कोप की हेल्प से आप उसके लंग्स को एसेस कर सकते हो, सुन सकते हो कोई अलग से वहां पर आवाज तो नहीं आ रही है, क्रैकलिंग या फिर विजिंग साउंड तो नहीं आ रही है। नेक्स्ट है मॉनिटर एबीजी एनालिसिस। पेशेंट का आर्टीरियल ब्लड गैस एनालाइज करना बहुत जरूरी है। गिव फ्रीक्वेंट ओरल केयर, रिमूव सिक्रेशन। पेशेंट को ओरल हाइजीन देना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां से कुछ बहुत गंदी ऑर्डर मतलब बदबू आती है, पेशेंट का सिक्रेशन इकट्ठा हो जाता है उसके माउथ में जिससे पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए पेशेंट को फ्रीक्वेंटली 1 to 2 आवर्स या मॉर्निंग या फिर इवनिंग में उसको कंप्लीट ओरल हाइजीन देना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी से जो बलगम जमा है, फैलम जमा है, वो बाहर निकल जाएगा। और पेशेंट के घर वालों को और पेशेंट को एजुकेट करना कि किस तरह से लाइफ स्टाइल को अच्छा रखना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करना है, पॉल्यूटेड स्मोक वाले एरिया से दूर रहना है और स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, उनको एजुकेट करना है। सो ये थर्ड पार्ट था COPD का। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है वो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।